इट इज लाइक दैट, है ना। चलो तो शुरू करते हैं, और शुरू करेंगे क्या, मैंने आपको बोला था कि अशोक के पिलर और पर्शियन पिलर्स के कंपैरिजन में दिखा दूंगा मोनोलिथ और कंपोजिट। देखो ये आपको अशोक के पिलर्स मिले हैं, और देखो ये आप अशोक के पिलर देख के कहोगे ना कि सर ये देखो यहाँ पे ये ऐसा क्यों दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है कि ये पिलर आपका उठा के एक जगह है टोपरा, है ना, टोपारा बोलते हैं, इस जगह से उठा के कहाँ लाया गया था, दिल्ली लाके रखा गया था, और ट्रांसपोर्टेशन के समय ये पिलर्स आपके टूट गए थे, फ्रैगमेंट्स हो गए थे। जैसे ये पिलर देखो, दिस इज अशोकन पिलर, ये देख रहे हो एक मोनोलिथ का मतलब एक ही पत्थर है, देख रहे हो, दिस इज अ सिंगल स्टोन, है ना, सिंगल स्टोन को क्या बोलते हैं, मोनोलिथ बोलते हैं। इधर फ्रैगमेंट्स देखो, दिस आर एग्जांपल्स ऑफ पर्शियन पिलर, ये पर्शियन पिलर है। देखो यहाँ पे दो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, जो मैं आपको इस फोटोग्राफ से बताना चाहता हूँ। पहली चीज देखना, इसमें देखो नीचे क्या है, नीचे कुछ नहीं है ना, नीचे देयर इज नो बेस, है ना, ये बेस नहीं होता है, ये सिंपली जहां इसको ट्रांसपोर्ट किया गया, समझ रहे हो ना। मेडिवल पीरियड में क्या हुआ कि एंशिएंट पीरियड के जो पिलर्स थे उनको कुछ रूलर्स ने ट्रांसपोर्ट किया और लाके दिल्ली लगा दिया, तो उस ट्रांसपोर्टेशन के समय ये सब बेस बना था। तो ओरिजिनल पिलर्स डिडंट हैव सच बेस, है ना, ये अशोकन पिलर तो कहीं रखा गया है इसलिए ऐसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ देखो, इनके यहाँ नीचे बेस है, उसके ऊपर देखना ये ऐसे पार्ट्स में बने होंगे, फिर यहाँ एक आपका बेल आ गया, फिर यहाँ पे आपको क्या होगा, कैपिटल होगा। और ये मैंने जो डिफरेंस बताया था कि अशोकन पिलर्स में, अब यहाँ से आप बोलोगे सर कैपिटल किधर है अशोकन पिलर में, तो ये अभी एंशिएंट टाइम से आते आते अभी आज के जमाने का फोटो है जिसमें ये गायब है। कंपैरिजन देखो, ये आपका पर्शियन पिलर, नीचे बेल, उसका देखो पार्ट्स में फ्रैगमेंट्स हैं, और ऊपर देखो आपके ऊपर ये जो बेल लगा होता है, एनिमल होता है चाहे ह्यूमन होता है, ह्यूमन की कैसी होती है मैं दिखाता हूँ। एंड दिस इज योर अशोकन पिलर। इसमें देखो ये नीचे यहाँ से पिलर आता है, पिलर के ऊपर ये जो होता है इसको बोलते हैं बेस या इन्वर्टेड लोटस, ये जो होता है दिस इज अबैकस। और इसी अबैकस पे देखोगे आपका क्या बना है, अशोक चक्र बना है, आपका घोड़ा, बुल, एंड जो फोर एनिमल्स की अपन बात कर रहे थे, अदर देन लायन, लायन यहाँ मिलेगा, है ना, कैपिटल एनिमल फिगर जिसको कैपिटल बोलते हो, लायन कैपिटल इसलिए आप बोलते हो। और ये सारी चीजें क्लियर हो रही है, फोटोग्राफ देख के विजुअलाइज कर पा रहे हो जो डिफरेंस है पर्शियन पिलर्स का और अशोकन पिलर्स का। दिस वेरी, आप बोलोगे स्लाइट नहीं, बट ये समझ रहे हो देयर इज मेजर डिफरेंस, डिफरेंस है कि नहीं, क्लियर हो रहा है फोटो देख के तो और मजा आ रहा होगा। पुष्यमित्र शुंग अभी हमने पढ़ा है क्या, कि ये कौन है जसप्रीत सर, पुष्यमित्र शुंग बता दो प्लीज, अभी वहां आएंगे ना, रुक जाओ। उसके बाद देखो दिस, देखो यहाँ पे ये आपके पर्शियन पिलर्स में देखो एनिमल्स होते थे, चाहे एनिमल्स की जगह ह्यूमन के फिगर्स होते थे यहाँ। और दूसरी चीज यहाँ एक डिफरेंस और लिख लेना, है ना, दिस वाज इंडिपेंडेंट, है ना, ये इंडिपेंडेंट थे, मतलब ये किसी कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं थे, बस अशोक ने पिलर बनाया था, एंड दिस वाज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब ये जो पिलर्स होते थे घर में, पब्लिक स्पेस में कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसका हिस्सा होता है, जैसे देखो ये किसी घर का हिस्सा है ये पिलर्स, है ना, एंड दिस पर्शियन पिलर्स, वेयर अशोकन पिलर्स क्या होते थे, इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट थे, वो ऐसे किसी बीच जमीन पे अकेले खड़े थे, है ना, जबकि किसी घर में दो चार पांच पिलर्स ऐसे बनते थे पर्शियन पिलर्स, और उसमें एनिमल्स होते थे। अशोक के जो पिलर्स मिले हैं, देखो ये जो देखो एलिफेंट मिला है, ऊपर एलिफेंट मिला है, बाकी जगह आपको मोस्टली क्या मिलता है, लायन मिलता है, और लायन भी देखो अलग, यहाँ देखो ये बुल मिला है, ठीक है। तो ये आपका अशोकन पिलर्स पे जो एनिमल्स थे उनकी लिस्ट, एंड दिस इज योर क्या, ये इलाहाबाद जो पिलर है उसका बचा हुआ अबैकस है ना, दिस इज द लास्ट पार्ट, मतलब ये आखिरी चीज है इलाहाबाद पिलर की जो हमारे पास मिली है। क्लियर, क्लियर है। अब देखो, अब हम जा रहे हैं पढ़ने पोस्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ अशोक, हमें पता है क्या हुआ था, पोस्ट मॉडर्न हम पढ़ते हैं, तो पोस्ट मॉडर्न में एक मैं आपको बैकग्राउंड दूंगा, उस बैकग्राउंड को फॉलो करना। जब हम पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, एक चीज मैं आपको पहले ही हेड्स अप दे देता हूं, यू माइट फाइंड इट वेरी कंफ्यूजिंग, है ना, यू माइट फाइंड इट वेरी कंफ्यूजिंग एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट रिमेंबर, मैं जो आपको एक बेसिक थ्रेड दे रहा हूं उस थ्रेड को पकड़ते चलना। देखो क्या होता है, जैसे पेड़ में ब्रांचेस होते हैं ना, तो दिस इज अ ब्रांच, और इसमें अलग अलग डाल निकलेगी, इस डाल में फिर अलग अलग ऐसे पत्ते होते हैं ना, फिर इधर वाला जो होगा इधर अलग पत्ते होते हैं ना, तो सिमिलर कहानी है पोस्ट मॉडर्न के बाद। इधर समझो ये मॉडर्न, यहाँ पे एम्पायर खत्म हुआ, मॉडर्न एम्पायर जैसे ही खत्म हुआ, है ना, मतलब आफ्टर अशोकास डेथ क्या हो गया, यहाँ इंडिया बना लो, ठीक है, मान लो ये इंडिया है। अब इस इंडिया में क्या हुआ कि देखो अशोक जब तक था पूरा इन्फ्लुएंस था, आफ्टर अशोक डाइड पहली चीज जो हमें पता है कि मौर्यन एम्पायर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दशरथ और कुणाल, है ना, उन्होंने ईस्ट और वेस्ट में डिवीजन कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, संप्रति आया, दोनों को यूनाइट किया। लेकिन जो डिवीजन हुआ उस समय नॉर्थ वेस्ट, हमेशा याद रखोगे, जब भी एक स्ट्रॉन्ग रूलर व्हेन ही सीजेस, है ना, ही सीजेस टू एग्जिस्ट, जब वो मर जाता है तो नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, चाहे इधर रहने वाले लोग नॉर्थ वेस्ट आ जाते हैं। क्लियर है। तो ये चीज तो आपको दिमाग में आ गई है ना, कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट रूलर, चाहे कोई एक पावरफुल रूलर मरता है तो यही होगा, हर बार यही होगा। यहाँ भी वही होता है, आपका इधर से कुछ लोग आते हैं, इतना ही नहीं, जैसे आपका अशोक के बाद दशरथ, कुणाल और संप्रति ऐसे रूलर्स आते हैं, है ना, बेहदरत तक द लास्ट रूलर, यहाँ पे छोटे छोटे तब तक क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनने लगती हैं। ठीक, अब देखो होगा क्या, ये वाला एरिया तुम नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया है इसको एक तरफ रखो, होगा क्या, इधर की तरफ चार लोग घुसेंगे, है ना, कौन कौन, इंडो ग्रीक्स, पहली चीज, ईरानियन इन्वेजन हुआ था, उसके बाद पर्सियन, हमने पहले क्या पढ़ा था, याद है, याद है कि नहीं, पर्सियन, और उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रीक, है ना, पर्सियन से आपको हमने पढ़ा था, है ना, डेरियस, याद है ना, जो पिछला तो हमने इन्वेजन पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के पहले हमने जो इन्वेजन पढ़े थे, याद है कौन कौन सा था, एक पर्सियन इन्वेजन था, उसका इन्फ्लुएंस था, फिर ग्रीक था जो अलेक्जेंडर था, है ना, ये तो हमने पढ़ा था। तो देखो ये कब आए थे, जब इधर की तरफ नॉर्थ वेस्ट में कमजोर स्थिति थी। ठीक, उसके बाद ये कब आ रहे हैं, जब फिर से नॉर्थ वेस्ट में एक यहाँ पे मगध इंपॉर्टेंट रूलर नहीं बैठा है, तब ये वापस फिर आएंगे। तो याद रखो पर्सियन और ग्रीक आए थे, अब ये लोग यहाँ पे सेटल हुए थे ना कुछ लोग, याद है, अपना आप एलेक्जेंड्रिया शहर बना लिया था काबुल के आसपास और कहीं कहीं, तो ये लोग जो इंडो ग्रीक्स थे इधर से इधर आए, है ना, ये लोग और थोड़ा अंदर आए, ये इधर मथुरा तक आ गए, है ना, ये मथुरा तक थोड़ा बढ़ के आ गए। उसके बाद इंडो ग्रीक्स के बाद आते हैं सकाज, है ना, जिसको हम सीथियंस कहते हैं, फिर आते हैं पर्थियंस, है ना, फिर आएंगे कुषाण। तो यहाँ पे चार क्या हो गए, फॉरेन पावर्स हो गई जो इधर प्ले करेंगे, याद रखना, दे आर इंपॉर्टेंट बस इसी एरिया में, कुषाण आते हैं तो थोड़ा इधर तक आते हैं, बट यही एरिया होगा जो इसमें करेंगे। और इधर के साइड क्या होता है, मौर्यन एम्पायर का लास्ट रूलर कौन है, बृहद्रथ है, और बृहद्रथ को मारता है कौन, पुष्यमित्र शुंग, है ना, और शुंग वाज अ ब्राह्मण एंड ही किल्स बृहद्रथ, और उसके बाद यहाँ मगध वो अपने कंट्रोल में लेता है। इसी समय यहाँ पे शुंग आते हैं, शुंग के बाद कनव आएंगे, है ना, और यहाँ पे इंडियन डायनेस्टीज क्या कर रही हैं, अपने में लड़ रही हैं, और इधर फॉरेन। तो पहली जो चीज थी क्लियर हुई कि नहीं, कि ये सब एक साथ चल रहा है, और इसलिए पता है कंफ्यूज लोग कहाँ होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता ये हो कब रहा है, तो आपको पता चल गया कि एक साथ हो रहा है। अब ये पहला कंफ्यूजन दूर, एकदम दूर, कोई कंफ्यूजन नहीं, अशोक मरा नॉर्थ वेस्ट एक तरफ, आपका जो मगध वाला साइड था उधर एक तरफ। क्लियर, क्लियर है एकदम अच्छे से, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। बस अब देखो, अब आपको ये पोस्ट मॉडर्न खत्म, कुछ नहीं है, आपको पता चल गया ना, जो फॉरेन पावर्स आ रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में सीमित है, कभी कभी ये इधर तक बढ़ेंगे, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, फिर क्या होगा, इधर वाले इनको हरा देंगे, फिर इधर चले आएंगे, है ना। लेकिन ये जो डिस्टिंक्शन होगा ये तब तक रहेगा जब तक गुप्ता पीरियड नहीं आ जाता, गुप्ता में फिर यूनाइट होगा, तब तक ये इधर और ये इधर अपना पैरेलल चलेगा। फॉरेन वाले में, फॉरेन डायग्राम लो में बता देता हूँ, सब बताऊंगा, रुक जाओ। इधर फॉरेन में क्या होता है,
फॉरेन में कौन आते हैं? देखो इंडो ग्रीक्स पहले आते हैं, इंडो ग्रीक्स के बाद सीथियंस आते हैं, सीथियंस के बाद पर्शियंस आते हैं और पर्शियंस के बाद कुषाण आते हैं। क्लियर है? ये फॉरेन पावर्स है। इंडियन डायनेस्टीज का क्या हाल है? तो देखो इधर सुंग, कनव, सतवाहन, क्षेती और संगम दिख रहा है? दिख रहा है? अब देखोगे सर, कहोगे सर 185 टू 72 है ना? देखो यहाँ समझो, फिर कहोगे सर 72 टू 27, ये भी समझ में आ गया। लेकिन सर ये क्या 225 बीसी टू 225 एडी, मतलब आप कह रहे हैं कि ये और ये तो एक दूसरे को सक्सीड किए हैं, लेकिन ये क्या करते हैं सतवाहन? तो सतवाहन आपका है ना, डेक्कन वाला एरिया है इधर। ये जब अशोक खत्म होता है ना, आफ्टर द डेथ ऑफ अशोक, ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एंड दे कैरी ऑन, है ना। ये उस समय से अशोक के डेथ से यहाँ पे ये परमानेंट रहते हैं, मतलब इधर जो भी हो रहा है हो रहा है, इधर जो भी होगा होगा, समझ रहे हो? एक यहाँ पे एक और चीज समझ लो, अशोक के डेथ के बाद इंडिया का क्या हाल होता है। नॉर्थ वेस्ट इधर अपना जो कर रहे हैं, है ना, और इधर मगध वाले में पुष्यमित्र, सोंग, कनौ और इधर कालिंग वाले जो कर रहे हैं, लेकिन सतवाहन आपका है ना। एक सेकंड, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? एक सेकंड रुको, जस्ट गिव मी सेकंड, हाँ जस्ट गिव मी सेकंड। चलो ऑडिबल हो? ऑडिबल हो? ऑडिबल हूँ? ओके चलो। अशोका की डेथ कैसे हुई? तो देखो हुआ क्या, ये समझो, यहाँ पे समझना। तो इधर सतवाहन जो थे ना, सतवाहन अपने आप को एक तरह से एस्टैब्लिश करके बैठे हुए थे। उन्होंने, उनका कहना था कि भैया तुमको जो करना है करो इधर, है ना, व्हाटएवर यू आर डूइंग इधर करो, व्हाटएवर यू आर डूइंग इधर करो, हम यहाँ आराम से बैठे हैं। और इधर चल रहा था साउथ में उसी समय संगम एज, है ना। क्या था? संगम एज। अब ये संगम एज जो है हम अलग से पढ़ेंगे, है ना, समझ में आ गया? ये हमारा अलग टॉपिक होगा, सतवाहन हमारा अलग टॉपिक होगा। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्न में है, इधर जो चल रहा है नॉर्थ वेस्ट में आपका, इधर जो 4 डायनेस्टीज हैं हम इनको पढ़ेंगे, और इधर सुंग, कनौ और क्षेती, मतलब इधर कालिंग जो है ना, कालिंग, वो पढ़ेंगे। अब आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया हम कर क्या रहे हैं, पोस्ट मॉडर्न में हम पढ़ कैसे रहे हैं। और समझो कि ये सारा कुछ एक साथ चल रहा है, तो हमें इन सबको अलग अलग पढ़ना है, लेकिन कनेक्ट करके भी देखना है कि कॉमन नैरेटिव क्या है। क्लियर? क्लियर है? चलो परफेक्ट। तो अब देखो पोस्ट मॉडर्न, है ना, पोस्ट मॉडर्न का मेंशन कहाँ है? तो सम्राट, वेट करना होता है किसी भी चीज के लिए, वेट करोगे आपको सब सवाल का जवाब मिलेगा, और एंड ऑफ द क्लास आपको डाउट्स मिलते हैं, तो जस्ट थोड़ा वेट करो ना, एक ही चीज 4 बार टाइप करते हो उतनी देर स्टोरी। देखो क्लास के बीच में आपके जो डाउट्स होते हैं, आपने एक बार टाइप किया, 2 बार टाइप किया, 3 बार टाइप किया, आपका भी कंसंट्रेशन जा रहा है वहां पे, बैठ के सुनो, समझो चीजों को, जो नहीं समझ में आता एंड ऑफ द क्लास में आज। ठीक, चलो। तो अब क्लियर हो गया, अब हम पढ़ेंगे कैसे, है ना। अब हम पढ़ेंगे कैसे कि पहले क्या होता है, अशोक के डेथ के बाद क्या होता है। तो अशोक का डेथ होता है, एंड उसके डेथ के साथ साथ जो मगध होता है ना, मगध, वहां क्या होता है, बृहद्रथ वाज द लास्ट किंग। मगध में तो भाई अशोक के बाद कुछ मॉडर्न डायनेस्टी थोड़ी दिन तो चली थी, उसके बाद आते हैं पुष्यमित्र सुंग। सुंग डायनेस्टी जो है 185 से 72 बीसी तक होती है। पुष्यमित्र सुंग कौन है? जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के डायनेस्टी के लास्ट रूलर, मतलब मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर को मारा एंड ही एस्टैब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी। अब इनके जो किंग्स हैं उनमें पुष्यमित्र सुंग के बाद अग्निमित्र इंपॉर्टेंट है, फिर ये ऐसे कैसे हैं, भगवत इंपॉर्टेंट और देवभूति। देवभूति लास्ट रूलर होते हैं किसके? सुंगाज के। ठीक, इसके बाद सुंगाज हो गए, उसके बाद आएंगे, इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, फिर आएंगे आपके कौन? कनौ आएंगे, है ना, फिर हम कनौ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट इंडियन डायनेस्टीज हैं, और जो 2 इंपॉर्टेंट इंडियन डायनेस्टीज हैं जो मगध में, एक्जेक्टली समझना, मगध में रूल करती हैं, मगध के आसपास एरिया में रूल करती हैं आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। इतना क्लियर है कि हु इज रूलिंग मगध, और बाकी एरिया जो थे धीरे धीरे छूट जाते हैं मगध से, और वो किसके हो जाते हैं? किसी और के। उधर फॉरेन एम्पायर, इधर सतवाहन और इधर संगम। ठीक है, क्लियर एवरीवन? अब देखो इनका ओरिजिन क्या है सुंगास का, अभी मैं बताता हूँ, सब बताएंगे। हाँ, आंसर। अब देखो पुष्यमित्र सुंग, पहले देखो सुंगा डायनेस्टी के बारे में हमें पता कहां से चलता है ना, कि सुंगास कौन थे, हाउ डू वी कम टू नो अबाउट दैट। पहली चीज गार्गी संहिता, है ना, इट इज अ बुक, उससे पता चलता है। महाभारत से, ये किसने लिखा है? पतंजलि ने महाभारत से लिखा है। दिव्य वादना, ये दिस इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए, दिस इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। मालविका अग्निमित्रम, दिस इज अ ड्रामा रिटन बाय कालिदास इन 3rd सेंचुरी गुप्ता पीरियड के समय लिखा है, उसमें आपका सुंगास के बारे में। हर्षचरित, ये बाणभट्ट ने लिखा है, हर्षचरित उसमें लिखा हुआ है। एंड विक्रमो उर्वशी, ये फिर से कालिदास का एक ड्रामा है, एक प्ले है, और इस प्ले में भी मेंशन है आपका किसका? सुंगास का। क्लियर है? तो दीस आर द लिटरेरी सोर्सेज जहां से हमें क्या मिलता है? सुंगा एम्पायर के बारे में पता चलता है कि हाउ सुंगा एम्पायर फंक्शन दैट टाइम। साथ में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है? दीस आर द लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में इंस्क्रिप्शंस हैं एंड आपका कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स है। ठीक, अब समझो फाउंडर इसके कौन है। तो इट्स फाउंडर इज पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग वाज द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी। इन्होंने क्या किया? टॉपल्ड मौर्यंस का मतलब है कि ही किल्ड द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर, एंड देन उसके बाद क्या होता है, मैंने फिर से बताया कि ये जब मगध इधर था और इंडो ग्रीक्स जब इधर, इंडो ग्रीक्स इधर आ गए थे, इंडो ग्रीक्स जब इधर घुसने की कोशिश करते हैं, तो ही प्रिवेंटेड ग्रीक इन्वेजन। डिमिट्रस, डिमिट्रस यहाँ कौन सा होगा? 1 2 3 होगा, है ना, डिमिट्रस 3 होगा जो आने की कोशिश करेगा इधर की तरफ, यहाँ से इधर आएगा और इसको पुष्यमित्र सुंग हराते हैं। ठीक है, डन। प्रिवेंट फॉट अगेंस्ट खारवेल, अभी तो कालिंग है इधर, कालिंग अशोक के समय, अशोक के साथ था, बाद में अलग हो जाता है, ये भी कोशिश करता है इधर की तरफ, समझ रहे हो ना। जब कोई एम्पायर खत्म होता है तो सब चाहते हैं ना कि अपने अपने हिस्से बांट लें, तो वही हुआ, लेकिन इसने मगध को बचाए रखा, इनको भी डिफीट किया। क्लियर है? तो पुष्यमित्र सुंग समझ में आ रहा है कि कर क्या रहा है। आफ्टर द डेथ ऑफ, आफ्टर द एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर, व्हाट डिड ही डू? जो जो पार्ट छूट गया था, है ना, जो आफ्टर अशोकन जो रूलर्स थे उन्होंने जो जो पार्ट गंवा दिया था, उन पार्ट को तो छोड़ दो, लेकिन जो मगध था, मगध को इसने बचा के रखा। क्लियर एवरीवन? डिमिट्रस राजा का नाम था। ठीक है, डिमिट्रस वाज द नेम ऑफ किंग। डिमिट्रस का मतलब बताओ, है ना। फॉट अगेंस्ट खारवेल कालिंग, फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिज्म। अब समझो यहाँ पे क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज रिवाइवलिज्म। किसका? ब्राह्मणिज्म का रिवाइवलिज्म यहाँ होता है। ये 2 अश्वमेध यज्ञ फॉलो करता है, मतलब परफॉर्म करता है, ये परफॉर्म 2 अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, ही वाज अ परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को माना जाता है ना, ऐसा कहा जाता है कि ही वाज अगेंस्ट बुद्धिज्म, और इसने दिव्य वादना, दिस इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, और इसमें लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र सुंग ने सांची स्तूप डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, दिव्य वादना में लिखा है कि पुष्यमित्र सुंग ने क्या किया था? सांची स्तूप डिस्ट्रॉय किया था। पतंजलि टेम्पोररी है ना, कंटेम्पोररी का मतलब बताया ना कि जब पुष्यमित्र सुंग थे तभी पतंजलि एग्जिस्ट करते थे। क्लियर है? कि पुष्यमित्र सुंग जब थे तब पतंजलि एग्जिस्ट करते थे। अब देखो पुष्यमित्र के बेटे थे कौन? अग्निमित्र सुंग। और अग्निमित्र सुंग कब थे? ही वाज द वाइसराय ऑफ विदिशा। विदिशा के वाइसराय थे कब? जब आपका पुष्यमित्र सुंग वाज द रूलर। ही वाज टॉलरेंट टुवर्ड्स बुद्धिज्म। अब देखो फादर वाज परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज्म, ही वाज टॉलरेंट, और जो सांची स्तूप पुष्यमित्र सुंग ने डिस्ट्रॉय किया था उसे इन्होंने रिपेयर कर दिया, और साथ में आपके 2 नए स्तूप बनाए, बरहौत और सांची वाले। मतलब सांची में एक जो ओरिजिनल स्तूप था, उसके अलावा बरहौत और सांची में इन्होंने 2 स्तूप बनवाए। क्लियर है? बोलो।
तो पुष्यमित्र सुंग ने मौर्यन डायनेस्टी खत्म करके सुंग डायनेस्टी एस्टैब्लिश की, बुद्धिज्म को प्रोसिक्यूट किया। दिव्य वादना में लिखा है कि उसने सांची स्तूप डिस्ट्रॉय किया, लेकिन उसके बेटे अग्निमित्र सुंग ने उसको रिपेयर करके ठीक करा दिया। बुद्धिज्म के ये क्या थे, टॉलरेंट थे। नहीं, पुष्यमित्र सुंग डिड नॉट डिस्ट्रॉय बोधि ट्री, दैट वाज सासांग। आगे पढ़ेंगे। अब देखो इसमें जो मैंने लिस्ट दिखाई थी रूलर्स की, है ना, इधर देखो। अब इसमें इन्होंने बीच में जिन्होंने जो कुछ किया हमें नहीं पढ़ना है, ये तीन लोगों ने जो किया हमें नहीं पढ़ना। इंपॉर्टेंट आता है उसके बाद भागवत या कहीं कहीं को भागभद्र लिखा हुआ है, ठीक है। तो भागवत बोलो, भागभद्र बोलो, एक ही इंसान है। और इसके लिए सबसे पता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, एक जो इंपॉर्टेंट इवेंट होती है वो होती है, ठीक है, ही वाज आल्सो वैष्णविज्म, है ना, ये वैष्णविज्म फॉलो करता था। अब क्या हुआ, बेसनगर पिलर, है ना, एक गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये बेसनगर में, है ना, बेसनगर एक जगह का नाम है, वहां एक गरुड़ पिलर, चाहे उसको बेसनगर पिलर भी कहते हैं, वहां इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। और इंस्क्रिप्शन किसने लिखा है, ये इंस्क्रिप्शन लिखा है किसने, हेलियोडोरस। अब हेलियोडोरस कौन था, तो हेलियोडोरस वाज द ग्रीक एम्बेसडर ऑफ एनसीएल सिडास, ठीक है। एनसीएल सिडास या उसी को अम्तालिकिटा, है ना, नाम प्रोनाउंस करने में अम्तालकिटा, ठीक है, अम्तालकिटा या एनटीएल सिडास, है ना, एनसीएल सिडास कहते हैं, सिडास। तो इसका एम्बेसडर कौन था, हेलियोडोरस था। और हेलियोडोरस ने ये बेसनगर पिलर बनवाया था, किसके समय, भागवत के समय, भागभद्र के समय। और उसी पिलर पे भागभद्र का भी जिक्र है, ठीक। और ये जो हेलियोडोरस था, ही वाज अ फॉलोअर, ही वाज अ ग्रीक, बट ही स्टार्टेड फॉलोइंग वैष्णविज्म। ये कन्वर्ट हो गया किसमें, वैष्णविज्म में। क्यों, क्योंकि उस समय सुंगास वेयर द ब्राह्मण्स, और वो लोग क्या, वो वैष्णविज्म प्रोपेगेट करते थे और फॉलो करते थे, ठीक। तो इनके इन्फ्लुएंस की वजह से हेलियोडोरस कन्वर्टेड टू वैष्णविज्म। तो क्लियर है यहाँ। अब देखो जो लास्ट रूलर है वो कौन है, वशुमित्र। और वशुमित्र कौन है, याद रखना, ही डिफीटेड ग्रीक्स। अब इंडो ग्रीक्स को इन्होंने भी हराया, किसको हराया था, मिनेंडर। आपको नाम याद रखना, ये मिनेंडर। मैंने जो बुद्धिज्म का नोट्स आपको दिया था एक एक्स्ट्रा, उसमें देखना एक जगह लिखा है मिलिंद पनहो, और मिलिंद पनहो में, है ना, मिनेंडर को कभी-कभी मिलिंद भी कहा गया है, ठीक। हाँ, सुंगास वाज अ ब्राह्मण डायनेस्टी, और यही मिनेंडर को हराया, और मिनेंडर की किताब है मिलिंद पनहो, तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये समझो कि वशुमित्रा वाज द रूलर जिसने क्या किया था, किसको हराया था, मिनेंडर को हराया था, ठीक। अब इसके जो लास्ट रूलर थे वो थे देवभूति। और भाई देवभूति कौन था, देवभूति वाज द लास्ट रूलर। और इनका कम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इन्हें वासुदेव कन्नव, है ना, वासुदेव कन्नव ने मर्डर किया था। और ये चीज हमें लिखा कहाँ है, हर्षचरित, जो बाण भट्ट ने लिखा है हर्षचरित, उसमें लिखा हुआ है कि वासुदेव कन्नव ने मर्डर किया था किसका, देवभूति का, सुंगा एम्पायर के लास्ट रूलर का। तो सुंगास क्लियर है। देखो एक बार मैं फिर से समराइज करता हूँ, सुंगास के बारे में हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा कि जब मौर्यन में अशोक मरता है, उसके बाद जो एम्पायर डिवाइड होता है तो कमजोर हो जाते हैं। उसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए, है ना, हाँ, वैष्णविज्म में विष्णु को मानते थे, इसीलिए गरुड़ पिलर है ना। तो उसी का फायदा उठाते हुए जब आपका नॉर्थ वेस्ट जो हो रहा था, कुछ भी हो रहा था नॉर्थ वेस्ट में, आपका इधर कुछ भी हो रहा था, लेकिन मगध में सुंग ने, पुष्यमित्र सुंग ने बृहद्रथ को मार के क्या किया, अपना सुंगा डायनेस्टी एस्टैब्लिश किया। इसमें जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उसमें पुष्यमित्र, अग्निमित्र, भागवत और देवभूति लास्ट, इसलिए हमें पढ़ना है। इनके बारे में पता चलता है कैसे, गार्गी संहिता में कुछ लिखा है इनके बारे में, है ना, कुछ लिखा है महाभारत पतंजलि में, कुछ दिव्य वादना में लिखा है। अब दिव्य वादना में जैसे लिखा है कि पुष्यमित्र सुंग ने सांची स्तूप डिस्ट्रॉय किया। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें वहां मिला, तो इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र सुंग थे। मालविका अग्निमित्र में कालिदास ने कुछ मेंशन किया है। हर चरित्र में जैसे लिखा है कि वासुदेव कन्नव ने आखिरी जो आपका सुंग एम्पायर था, इंपेरियर था, उसको मार के क्या किया, अपना डायनेस्टी एस्टैब्लिश किया। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन हमें लिटरेचर से मिलते हैं, साथ में हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है और पॉइंट्स मिलता है, उससे पता चलता है। फाउंडर वाज पुष्यमित्र सुंग, जिसने मौर्यंस को टॉपल किया और ग्रीक इन्वेजन को रोका, है ना, डिमेट्रियस ही वाज ट्राइंग टू इन्वेड। ये खारवेलकालीन के अगेंस्ट भी लड़ा और उनसे भी बचाया। ये वजह फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म हो रहा था ना, क्योंकि आपका क्या था, मौर्यन एम्पायर पूरी तरह समझो अशोक की वजह से, उसके बाद भी क्या हो गया था, बुद्धिज्म को सपोर्ट था। तो ही वाज अ फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिज्म। इसने दो यज्ञ किए, कौन सा अश्वमेध यज्ञ किए। ही वाज, दिव्य वादना में लिखा है कि उसने क्या किया, सांची स्तूप डिस्ट्रॉय किया। पतंजलि वाज अ कंटेम्पररी ऑफ पुष्यमित्र सुंग। इसके बाद आता है अग्निमित्र सुंग, टॉलरेंट था, उसने सांची स्तूप बनवा दिया वापस, बस। भागवत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भागवत के समय गरुड़ पिलर बना है, एंड गरुड़ पिलर बनवाया किसने, हेलियोडोरस। और हेलियोडोरस कौन था, तो एनसीएल सिडास जो आपका ग्रीक एक किंग था, उसका एम्बेसडर था। और हेलियोडोरस जो था वो वैष्णविज्म में कन्वर्ट हो गया था इंडिया आने के बाद, यहाँ आके जब रहा तो ही कन्वर्टेड इनटू वैष्णविज्म। वशुमित्र इज एन इंपॉर्टेंट रूलर, बस इसलिए क्योंकि इन्होंने ग्रीक्स में मिनेंडर को हराया था। ही डिफीटेड मिनेंडर, और मिनेंडर को हराया, मिनेंडर और नागार्जुन, है ना, हम आगे पढ़ेंगे नागार्जुन की जो कन्वर्सेशन हुई थी, दैट इज रिटन इन अ बुक कॉल्ड मिलिंद पनहो, ठीक। मिलिंद पनहो का लिटरल मीनिंग होता है क्वेश्चंस ऑफ द मिलिंद। तो मिनेंडर का दूसरा नाम मिलिंद भी है। देवभूति वाज द लास्ट रूलर एंड ही वाज मर्डर्ड बाय वासुदेव कन्नव। और वासुदेव कन्नव के मरने की जो ये वासुदेव कन्नव ने मारा था किसको, देवभूति को, वो लिखा हुआ है आपको किसमें, हर्षचरित में। अब बताओ एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है कि हुआ क्या था, मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ और हुआ क्या था, क्लियर टू ऑल, अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो बस कंफ्यूजन नहीं होना है। नागसेन थे मिलिंद पन्हा, नागसेन नागार्जुन दोनों एक ही हैं, है ना, ठीक है। चलो अब देखो सोशल इंपैक्ट क्या था, सोशल इंपैक्ट किसका, सोशल इंपैक्ट ऑफ द सुंगा रूल, सुंग जो डायनेस्टी थी उसका सोशल रिफॉर्म इंपैक्ट क्या था। तो पहली चीज रिलीजियस चेंज हुआ, बुद्धिज्म टू वापस वैष्णविज्म, है ना। वैष्णविज्म इज द वर्शिप ऑफ विष्णु। डिफेंडेड गंगेटिक वैली, अब ये जो गंगेटिक वैली थी, गंगा का कन्फ्लुएंस मगध जो था, इसको बचा लिया। इधर वाला जो था इंडस रिवर सिस्टम वाला, है ना, नॉर्थ वेस्ट, ये छूट गया। प्रमोटेड संस्कृत, वापस से आपका बुद्धिज्म वाज पाली सेंट्रिक, पाली लैंग्वेज इंपॉर्टेंट था, संस्कृत लैंग्वेज वाज वंस अगेन प्रमोटेड। आर्ट वाज यूज्ड टू डिपिक्ट कॉमन मैन, मैंगो मैन। कॉमन मैन को आम आदमी कहते हैं ना, तो आम आदमी का मतलब इस समय जो आर्ट यूज होता था, बुद्धिज्म में जो आर्ट यूज होता था, दैट वाज रिलेटेड टू बुद्धा या बुद्धा की स्टोरीज। बट आपका सुंग एज में जो आर्ट था वो कॉमन लोगों को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है। तो यहाँ आपका क्लियर होना चाहिए, तो सोशल आपका इंपैक्ट। अब देखो कन्नौज डायनेस्टी में क्या होता है, कन्नौज डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, वासुदेव कन्नौज। और वासुदेव कन्नौज कौन है, जिन्होंने मारा है किसको, देवभूति, द लास्ट रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी को मारा है। और फिर क्या किया, अपना राज्य एस्टैब्लिश किया है। अब कहा गया है, ठीक है, अब कहा गया है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद में कहा गया है कि ऋषि कन्नौज जो होते हैं ना, सेज कन्नौज, उसी के डिसेंडेंट है कौन, वासुदेव कन्नौज। अगेन दिस इज अ ब्राह्मण डायनेस्टी कह सकते हो। तो कन्नौज, ऋषि कन्नौज का डिसेंडेंट कौन है, वासुदेव कन्नौज। अब देखो एक सतवाहन रूलर था सिमुक, जिसने क्या किया, कन्नौज को हराया। अब कन्नौज के बारे में ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हमें बस इतना पढ़ना है कि फाउंडर कौन था। सुंग मरे, सुंग की लास्ट रूलर देवभूति को कन्नौज ने मारा, इस कन्नौज ने, वासुदेव कन्नौज ने मारा। और वासुदेव कन्नौज को किसने हराया, सिमुक। अब सिमुक कौन था, सतवाहन को ही आंध्राज कहते हैं, ठीक है। तो सतवाहन जो रूलर था सिमुक, उसने कन्नौज को हरा दिया। लास्ट रूलर कन्नौज डायनेस्टी का कौन था, तो कन्नौज डायनेस्टी का लास्ट रूलर था सुशर्मन, ठीक है। और आपका जब सुशर्मन का डेथ होता है तो क्या लिखता है, देयर आर मेनी स्मॉल स्टेट्स वेयर देयर इज मगध आफ्टर सुशर्मन। तो ये जो मगध था जिसको सुंग ने थोड़े दिन बचा के रखा था, कन्नौज भी बचा के रखे, सुशर्मन आता है और इस मगध में भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, क्लियर है। तो मगध डायनेस्टी ये जो थी आपकी नॉर्थ वेस्ट की जो कहानी है वो चल रही है, सतवाहन इधर है, साउथ इधर कुछ और हो गया है, संगम में चल रहा है, और मगध ऐसे छोटे छोटे रूलर्स में बढ़ गया। और ये जो छोटे छोटे रूलर्स हैं इनकी हिस्ट्री हमें नहीं पढ़नी है, क्लियर है, बताओ। तो मगध का अशोक के बाद और मौर्यन एम्पायर के बाद क्या होता है, ये क्लियर है।
तो देखो एक बार फिर से मैं आपको ऐसे घुमा के लाता हूँ पूरी कहानी। अशोक मरा, उसके बाद ये समझो कि इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट अलग हो गया, सातवाहन इधर बैठ गए, साउथ में संगम चल रहा है और इधर एक मगध को सुंग डायनेस्टी ने कैप्चर किया और यहाँ एक रखा। सुंग के बाद आया कनौ, कनौ में सुशर्मन के बाद इसमें छोटे छोटे टुकड़े बट गए। अब इसकी कहानी हमें नहीं पढ़नी, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम नॉर्थ वेस्ट देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट में इसी समय क्या हो रहा था। यहाँ पे कलिंग एक छोटा स्टेट है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे और उसके बाद हम साउथ पढ़ लेंगे और हमारा एंशिएंट खत्म। क्लियर है? एक आपको ब्रॉड आइडिया लग गया कि एंशिएंट हिस्ट्री हमारी कहाँ खत्म हो रही है। क्लियर टू ऑल? काफी अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं, रिवीजन। चलो अब आ जाओ खारवेल। ये जो कलिंग वाला एरिया था जहां अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था, इन्हें खारवेल कहते हैं। इट वाज अ डायनेस्टी फाउंडेड बाय महामेघा वाहना। दिस इज द नेम ऑफ अ रूलर हु फाउंडेड दिस खारवेल कलिंग डायनेस्टी। इनके बारे में कहां मिलता है लिखा हुआ? तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ओडिशा में आपका मिलेगा। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, वहां इनके बारे में पता चलता है। इन्हीं को, ठीक है, छेदी जो महाजनपद था, उन्हीं के लोग यहाँ माइग्रेट करके यहाँ रहते थे, इसीलिए इनको खारवेल बोलते हैं ना। छेदी भी कहते हैं, या खारवेल वर द पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम छेदी महाजनपद। ये क्या थे? दे वर द सपोर्टर ऑफ जैनिज्म को ये सपोर्ट करते थे। आर्ट एंड म्यूजिक को बहुत पेट्रोनेज देते थे और ओडिसी जो डांस फॉर्मेट है उसका डेवलपमेंट, द रूडिमेंटरी फॉर्म ऑफ ओडिसी डांस स्टार्टेड हियर। तो खारवेल के बारे में जो छोटे-छोटे फैक्ट हैं और वो आप रिलेट कर लोगे। खारवेल समझ लेना ओडिशा, आज का प्रेजेंट ओडिशा से। अब ओडिशा में आपको क्या है? हाथी को इंस्क्रिप्शन मिलता है ना? आपको जैनिज्म के सपोर्टर मिलते हैं, आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट होता है और ओडिसी डांस, ठीक है। हाँ, इन्हीं का राजा था शिशुपाल जो किंग था इधर से था, ठीक। तो देखो कंफ्यूजन हो गया कि नहीं हुआ? कोई कंफ्यूजन हुआ? हो गया कंफ्यूजन? नहीं? बहुत सही, चलो बेहतर। गुप्ता नहीं पढ़ाएंगे, गुप्ता जिसके बाद आएगा ना, गुप्ता जिसके बाद आएगा। ऐसा क्यों हो जाता है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा? क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? सब पढ़ाऊंगा। चलो अब इंडो ग्रीक्स देखो। इंडो ग्रीक्स पे आते हैं, फिर से मैं आपको याद दिला दूं। इधर क्या होता है? इधर की कहानी हमने पढ़ ली, जो इधर हुआ। अब उसी समय इधर जो हो रहा है, अब हम वो पढ़ रहे हैं। क्या इधर हो रहा है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। जो इधर जो हो रहा था उसी के समय इधर भी हो रहा है, ठीक। अब देखो इंडो ग्रीक्स में पहली कहानी जो है समझ लो। इंडिया है, इंडिया के बाद इधर चाइना है, यहाँ पे आपके और ट्राइब्स हैं, इधर और ट्राइब्स हैं, इधर और ट्राइब्स हैं। ये हो गया तुम्हारा सेंट्रल एशिया पूरा। ये इंडिया है, इधर चाइना है। चाइना ने बनवा लिया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना क्यों था? टेल मी द रीजन, है ना, ताकि वो ऊपर से आसमान से दिखे, इसलिए बना था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्यों बना था बताओ? व्हाट वाज द रीजन? वार, डिफेंड, सेफ, चंगेज, मंगोलिया, फॉर प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, डिफेंड, फैशन के लिए। वेरी गुड, द बेस्ट। तुम ही तो एक पढ़ रहे हो, बाकी लोग तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। टू कंट्रोल द इन्वेजन ऑफ ग्रीक्स। वेरी गुड। तो पूरा पॉइंट ये है कि भैया इन्वेजन्स जो इंडिया में हुआ, देखो अगर अशोक ने भी इधर कुछ कर दिया होता, है ना, अशोक ने भी यहाँ कुछ कर दिया होता, तो आज हम ये हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे होते, कुछ और हिस्ट्री होता हमारा। जो भी होता वी डोंट नो, बट पॉइंट ये है कि अशोक ने इधर कुछ नहीं किया, गुप्ता आए उन्होंने इसके बाद कुछ नहीं किया, एंड दैट वाज द रीजन हमारे लिए ये रास्ता हमेशा खुला रहा। कोई इधर से नहीं आ पाया, इधर से अंग्रेज आए हैं, बाद में आए, इधर से कोई नहीं आ पाया। आया कौन इधर से? जितने इन्वेजन हुए फॉरेन इन्वेजन इधर से, क्योंकि यही एरिया सेफ नहीं था इंडिया के। चाइना ने क्या किया? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दिया। अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जब बना दिया तो कोई इधर जा नहीं सकता था। अब कोई इधर जाएगा नहीं, तो हमेशा समझना सेंट्रल एशिया के लोग हमेशा इधर आना चाहेंगे, क्योंकि इधर लाइफ इजी है एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एशिया में आपके डेजर्ट्स बहुत ज्यादा है, इधर वाले एरिया में डेजर्ट्स ज्यादा है और इन लोगों को डेजर्ट में लाइफ हमेशा हार्ड होती है। तो दे डोंट वांट टू लीड दैट पार्टिकुलर लाइफ। इधर आने है तो थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना, ऐसा वाला। ये लोग मजबूत होते हैं, इनको लगता है ये लोग इधर के लोगों को हरा देंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, बॉडी फीचर्स वगैरह सब कुछ। तो आपका हुआ क्या? देखो जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना तो जो कुशान्स थे, है ना, वो इधर नहीं जा सकते थे, उन्होंने इधर प्रेशर बनाया। इधर प्रेशर बनाया तो इधर जो लोग थे इधर नीचे प्रेशर बनाया, और यहाँ वाले लोग जब प्रेशर बना तो ये इंडिया में घुस गए। तो समझ रहे हो, इंडिया में इंडो ग्रीक्स इसलिए नहीं आए थे, है ना, क्योंकि ये चाहते थे। ये इसलिए आए क्योंकि इनको इधर से दबाया गया। और इनको इधर से क्यों दबाया गया? क्योंकि जो लोग इधर पहले चाइना में घुस के इन्वेड करके पैसा कमा लेते थे, जो भी कर लेते थे, वो इधर नहीं जा सकते थे, वो किधर आएंगे? दूसरी तरफ रास्ता मोड़ा, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कि इंडो ग्रीक्स क्यों आए, सकास क्यों आएंगे, पर्शियंस क्यों आएंगे और इवेंचुअली कुशान्स क्यों आएंगे? क्लियर? अब देखो इंडो ग्रीक्स मैप में देखो, ये जो एरिया है वो इंडो ग्रीक्स आपका होता है। अब ये जो इंडो ग्रीक्स है, देखो इंडिया में ये तक्षशिला, पटाला, अब तक्षशिला मतलब पाकिस्तान एरिया है, उस समय तो ये इंडिया का पार्ट था, है ना। तो ये सारा देखो, अब देखो थोड़ी सी इधर दूसरा मैप में दिखाऊंगा आपको, इधर गया सीथियंस का। देखो सीथियंस देखो कहां तक आ जाते हैं, इंडो ग्रीक्स के बाद सीथियंस आते हैं, देखो पाटलिपुत्रा तक चले आते हैं, उज्जैन आपका, है ना। देख रहे हो इधर गुजरात तक कैप्चर कर रहे हैं। तो देखो धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, इधर फैलते जा रहे हैं ना। क्लियर हो रहा है? देखो डायग्राम से थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि पहले इंडो ग्रीक्स पूरे एरिया में थे, इंडो ग्रीक्स वालों को थोड़ा इधर पुश किया और फिर उसके बाद ये खुद इधर आ गए, ठीक। अब कहानी समझो। कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना, सीथियंस वेयर पुश बैक, तो सीथियंस इधर नहीं जा सकते थे, सीथियंस नहीं जा सकते तो मूव टुवर्ड्स नेबरिंग पार्थियंस एंड ग्रीक्स। तो सीथियंस पर्शियंस की तरफ बढ़े, है ना, और पर्शियंस आपका ग्रीक्स की तरफ बढ़े और ग्रीक्स इन्वेडेड इंडिया। तो पूरी कहानी समझ में आ गई कि ऐसे ऐसे करके इंडिया को इन्वेड किया। क्लियर है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना तो दो इवेंट्स इंपॉर्टेंट थे, एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गया और इधर अशोक नहीं था। अशोक होता शायद तो इधर कंट्रोल कर लेता। अब देखो हुआ क्या, इंडो ग्रीक्स आते हैं। अब देखो ये सब क्वाइंस हैं इंडो ग्रीक्स के, ठीक है, क्वाइन है। और यही जो देखो एंटासिया जिसने अपना एम्बेसडर हेलियोडोरस भेजा था, किधर भेजा था? हेलियोडोरस, याद आ रहा है? हेलियोडोरस को किधर भेजा था? भागवत के यहाँ भेजा था, भागभद्रा भागवत के यहाँ। तो ये ग्रीक किंग था। अब देखो ये ग्रीक किंग हमें पढ़ना है, तो देखो रिलेट हो गया कि ये लोग इधर थे और यहाँ पे कौन था? सुंगा था, तो इधर से ये भेजा था एम्बेसडर। काफी क्लियर? चलो अब देखो इंडो ग्रीक्स में आपका देखो दो पॉसिबल डायनेस्टीज एक साथ रूल करते हैं, ये भी चीज क्लियर रखना। इंडो ग्रीक्स का क्या होता है, जो ये एरिया होता है, यहाँ अकेला रूलर नहीं हो सकता, ऐसे दो लोग रूल करते होंगे, हो सकता है ऐसे दो लोग रूल करते होंगे, बट ड्यू टू द नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रूलर्स, मतलब इतने सारे ग्रीक रूलर्स का आप इंडो ग्रीक रूलर्स हैं कि उससे हमें पता चलता है कि दो पॉसिबल, अब देखो पॉसिबिलिटी है, इधर टू पॉसिबल फाउंडिंग रूलर्स। एक का नाम था यूक्रेटिड्स और एक था यूथिडेमस, ठीक है। तो एथिडेमस और यूक्रेटिड्स आपके दो रूलर्स थे। और देखो भाई देखो एंटीसिडास हमने पढ़ा है ना, हरमोस पढ़ेंगे, ये लोग क्या थे? एथिडेमस। अब देखो ये आप सोचोगे सर याद करना है, नहीं, बस इतना समझ लो कि दो पॉसिबल आपके फाउंडिंग रूलर्स थे और दो लीनियज में आपके ग्रीक्स इंडिया में रूल कर रहे थे, ठीक। एक तरफ डिमिट्रस और मिनेंडर, है ना, डिमिट्रस और मिनेंडर एक फैमिली से आते थे और एंटीसिडास आपका अलग फैमिली था। ये क्लियर है इंडो ग्रीक्स में? अब इंडो ग्रीक्स के बारे में हमें जो पढ़ना है वो बहुत कम पढ़ना है, हम सब में थोड़ा थोड़ा कम ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो इंपॉर्टेंट है ना, ठीक। अब देखो मिलेंडर, मिनेंडर, मिलिंदा और मिनेंडर, मिनेंद्र, मिलिंदा, ये तीनों नाम किसका है? एक इंसान है जिसको मिनेंडर बोलते हैं, और इसी ने आपका देखो 165 से 145, क्या ये टाइम है? मैं फिर से तुमको वापस ले आता हूं, 165 से 145, और यहाँ तुम टाइम फ्रेम देखो, है ना, क्या ये टाइम में ये लोग नहीं है 165 से 185? देखो तो ये लोग हैं सुंग डायनेस्टी, याद है? और सुंग में किसने हराया था? तो देखो वशुमित्र। आपने रिलेट कर लिया कि जब मिनेंडर
हारता किससे है? वो आना कहाँ चाह रहा है? वो मगध की तरफ बढ़ना चाह रहा है और इसने हरा के वसुमित्र ने हरा के भगा दिया, हरा के भगा दिया। क्लियर है? देख रहे हो कैसे? आपको रिलेट करना होगा, नहीं रिलेट करोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। चलो अब आगे देखो। मिनेंडर जो था वो हारता है, और यहाँ की कहानी तो आपको पता है कि मिनेंडर हार के जाता है, वो निराश हो जाता है एकदम। तो वहां मिलता है आपको नागसेन या नागार्जुन, एक ही नाम है, नागसेन नागार्जुन मिलते हैं, और इनसे मिनेंडर क्वेश्चंस पूछता है, और इसके क्वेश्चंस को नागसेन जवाब देते हैं, और उसी को लिखा गया किताब जिसको बोला गया मिलिंदो पैनहो। मिलिंदो पैनहो का मतलब होता है द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। मिलिंद पैनहो का जो लिटरल ट्रांसलेशन होता है कि मिलिंद के क्वेश्चंस, और उसको आंसर देते हैं, और मिनेंडर कन्वर्ट्स इनटू बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाता है और वापस चला जाता है हार के मुंह लटका के, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ये क्वेश्चन कि इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। तो हिस्ट्री जिसने गोल्ड कॉइन्स इंडिया में इशू करा, दे आर कौन? इंडो ग्रीक्स। क्लियर? ये जो क्वेश्चन आएगा आप क्लियर इंडो ग्रीक्स लिखेंगे। देयर कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्या है कि आपका नया वाला एनसीईआरटी मेंशन नहीं करता है, बट आर एस शर्मा जो एंशिएंट हिस्ट्री की किताब थी एनसीईआरटी की पुरानी वाली, उसमें क्लियरली मेंशन है कि इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन, इसलिए आप यही लिखोगे। क्लियर है? आगे बढ़े। क्वेश्चन किससे पूछे? मिलिंद, मिनेंडर ने क्वेश्चन पूछा नागसेन से, नागार्जुन से, और नागार्जुन ने जवाब दिया, वही बुक है मिलिंद पैनहो। ठीक सर, यूपीपीएससी में नागार्जुन और नागसेन दोनों ऑप्शन थे। उन्होंने अब यूपीपीसीएस में उन्होंने क्वेश्चन इधर उधर किया होता है ना, कुछ तो इशू हुआ था इसका, ऐसे कैसे ऑप्शन दे दिए, क्योंकि कहीं कहीं नागसेन लिखा है, कहीं नागार्जुन लिखा है। ठीक। A large number of coins, nickel, copper, gold and silver were issued by Greeks. Greeks ने इतने coins, आपका prominent ये था कि इन्होंने gold coin आपका क्या क्या इशू किया। Introduced Hellenistic art in northwest frontier, led to the development of Gandhar art. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गंधार आर्ट जो डेवलप हुआ है वो क्यों हुआ है, तो उसके पीछे का जो इन्फ्लुएंस है वो है आपका किसका? इंडो ग्रीक्स का। अब आपके दिमाग में घंटी बज होगी, सर हेलेनिस्टिक आर्ट क्या होता है? अब देखो हेलेनिस्टिक आर्ट हमेशा याद रखना, कोई भी आर्ट होता है ना, आप बोलो कोई भी आर्ट होता है, उसके पीछे का एक आइडिया होता है। देयर इज ऑलवेज एन आइडिया, देन देयर इज आर्ट। आर्ट बिना आइडिया के नहीं आ सकता, पूरा फिलोसॉफिकल बात है, समझो। किसी के सामने तुम भी चिपका सकते हो, तुम बोलोगे कि भैया जब तक आइडिया नहीं होगा आप आर्ट बनाओगे क्या? अगर आपके दिमाग में एक फूल की इमेज नहीं होगी तो आप क्या फूल, आप ऐसे पत्ती बना सकते हो? ऐसे पत्ती ऐसे ही बनाएंगे? नहीं ना। देयर इज एन आइडिया देन आर्ट। तो हेलेनिस्टिक आर्ट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द आइडियाज दैट इमर्ज्ड आफ्टर डेथ ऑफ अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर के मरने के बाद जो आइडियाज थे उनकी बेसिस पे जो आर्ट बना उसको हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। बस आपको जानने के लिए इतना काफी होना चाहिए, ठीक है। तो हेलेनिस्टिक आर्ट क्या होता है? तो आर्ट दैट डेवलप्ड ऑन द आइडियाज दैट इवॉल्व्ड या दैट आइडियाज दैट वर प्रोपेगेटेड आफ्टर डेथ ऑफ अलेक्जेंडर वर हेलेनिस्टिक आर्ट। तो हेलेनिस्टिक आर्ट को इंडिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में किसने इंट्रोड्यूस किया? तो इंडो ग्रीक्स, और यहीं से हेलेनिस्टिक आर्ट और इंडियन आर्ट हुआ था, म्यू आपका फ्यूज हुआ, और फ्यूज होते होते बाद में गंधार आर्ट, गंधार फॉर्म ऑफ आर्ट डेवलप हुआ, जो कि काफी प्रोमिनेंट आर्ट फॉर्म है। क्लियर? तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? इंडो ग्रीक्स वाला। क्लियर? चलो आप देखो, डिमेट इसको डेट्रियस भी बोलते हैं। इसके दो गवर्नर्स थे, कौन थे? एक अपोलोडोटस और मिनेंडर, मतलब इसके अंडर में रूल करते थे। ठीक। मिनेंडर जो था जब हार के गया तो नागसेन से मिला, नागसेन वाज एन बुद्धिस्ट मॉन्क, और जब नागसेन से मिला तो इनके बीच का जो कन्वर्सेशन था किसके बीच? मिनेंडर और नागसेन के बीच में, इसी को लिखा है मिलिंद पैनहो में। और बाजौर इंस्क्रिप्शन जो है उसमें मिनेंडर का मेंशन, ठीक है, मिनेंडर इज मेंशन्ड इन बाजौर इंस्क्रिप्शन। क्लियर? तो ये जो कहानी थी हमने पढ़ ली है, एंटीसीडास सेंट हेलियोडोरस टू भागवत, मतलब सुंग डायनेस्टी। तो यहाँ से देखो मैंने रिलेट कर दिया कि कैसे सुंग के समय ये हुआ था, है ना, किसने? एंटीसीडास ने भेजा था एम्बेसडर भागवत के पास, और उससे पहले आपका वसुमित्र ने किसको हराया था? मिनेंडर को हरा के भेजा था। तो नागसेन जो मिला था उससे मिनेंडर ने क्वेश्चंस पूछे, नागसेन ने आंसर दिया, और इस तरह से मिलिंदो पैनहा बुक लिखी गई है। मिलिंद के बारे में जिक्र कहाँ है? तो बाजौर इंस्क्रिप्शन में मिलिंद का जिक्र है। क्लियर है? बताओ, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया? सुंग से आपने इंडो ग्रीक से रिलेट कर लिया? कर लिया? कंफ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए, एकदम अच्छे से। अब देखो, इनका हमने पढ़ लिया, इनका क्या इंपैक्ट था। अब इनका इंपैक्ट पढ़ना है, बेसिकली पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या था। पहली बात, इन्होंने एक एम्पायर, इन्होंने पहली बार इस समय यहाँ दे सेटअप एन एम्पायर, एक एम्पायर सेटअप किया, ऑब्वियस सी बात है ना। इंडो ग्रीक्स ने स्टार्टेड सिल्वर कॉइंस, पहली बार इन्होंने सिल्वर कॉइन जो बाइलिंगुअल सिल्वर कॉइन था स्टार्ट किया। अभी जो लैंग्वेज था बाइलिंगुअल, कौन कौन सा लैंग्वेज था इन केसेस? बाइलिंगुअल जब सिल्वर कॉइन्स की मैं बात कर रहा हूं तो व्हाट आर द टू लैंग्वेजेस दे यूज? ग्रीक्स ने कौन कौन सा लैंग्वेज यूज किया था, बताओ जल्दी से। खारोस्टी एंड प्राकृत, क्या करेक्ट है? नहीं, याद रखना, याद रखना, पहला था ब्राह्मी, ठीक, और एक था खारोस्टी। इन दो स्क्रिप्ट्स में, आपके इन दो स्क्रिप्ट में क्या लिखा जाता था? ब्राह्मी और खारोस्टी में लिखा जाता था आपका बाइलिंगुअल कॉइन। और याद रखना आगे जाके ये इंडो ग्रीक से स्टार्ट करते हैं बाइलिंगुअल कॉइन, और जो कनिष्क है ना, कनिष्क जाके इसको बंद कर देता है। क्लियर? अब ये पता है ये चीज क्या बताता है? बाइलिंगुअल क्या बताता है? ब्राह्मी वाज एन इंडियन स्क्रिप्ट, खारोस्टी मान लो कहीं ना कहीं ग्रीक इन्फ्लुएंस था। तो ये इंडियन सोसाइटी में इंटीग्रेट करने का इनका एक तरीका था कि हम दो स्क्रिप्ट यूज करेंगे, है ना। क्लियर है? हाँ, सीथियंस और सकाज सेम है ना, सीथियंस, सीथियंस एंड सकाज आर सेम, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक। क्लियर है? हाँ, तो इट वाज समथिंग कि उन्होंने काफी अच्छे से सोचा कि दे वांटेड टू इंटीग्रेट, है ना। ये दे वर नॉट इन्वेडर्स, ये इन्वेड करने नहीं आते। इन्वेड और इन्वेडर्स क्या होते हैं? याद रखना, इन्वेडर्स कौन होते हैं? जो लूट के लेके निकल गए और जो यहाँ रुक गए, तो दे सेट अप एन एम्पायर, दे बिकेम पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। गोल्ड कॉइन्स, पहली बार गोल्ड कॉइन्स इन्होंने यूज किया। इन्होंने ग्रीक कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया, है ना, द ग्रीक कैलेंडर जो आज हम यूज करते हैं उसी तरह से, फॉलोड बाय सकाज एंड कुशान्स। तो इंडो ग्रीक्स थे, इनके बाद आते हैं सकाज एंड कुशान आएंगे। ठीक। इनकी वजह से ट्रेड रूट आपका जो था सेंट्रल ईस्ट और इंडिया का बन गया, और नेवल ट्रेड रूट बैक्टीरिया एंड बाइगजा का आपका बैक्टीरिया, और बरगजा का आपका क्या? नेवल रूट। तो इनकी वजह से ट्रेड रूट बना और नेवल रूट आपका इंडिया का डेवलप हुआ। तो दिस वाज द इंपैक्ट ऑफ आपका क्या? इंडो ग्रीक्स। क्लियर है? तो इंडो ग्रीक्स से सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो याद रखने वाली है कि भैया इन्होंने गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किया। ये लोग इंडिया में सुंगा डायनेस्टी के कंटेम्परेरी थे। सुंगास के साथ, है ना, बैक्टीरिया इज अ प्लेस, है ना, बैक्टीरिया आपका इधर सेंट्रल एशिया में एक जगह है। ठीक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक जगह का नाम था, है ना। बीएएमसी आप सुनोगे ना, बैक्टीरिया आर्कियोलॉजी ऐसा कुछ करके, बीएमसी बीएमसी आप बहुत ज्यादा सुनोगे, है ना। इधर का नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मुझे भी लेने में प्रॉब्लम हो जाता है। अब देखो सीथियंस, सीथियंस कौन थे, है ना, तो दे वर नोन एज शक, है ना। आप एक चीज पढ़ोगे, शक संवत। अब भैया ये शक संवत क्या होता है ना। आप एक सुनोगे विक्रम संवत, आप देखते होगे ना। इंडियन जो गवर्नमेंट होती है क्या फॉलो करती है? इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल कैलेंडर क्या ये ग्रीक कैलेंडर है? नहीं। कौन सा कैलेंडर है बताएं? विच इज द विक्रम संवत, शक संवत, जल्दी बताओ। चलो, रिप्लेस्ड ग्रीक्स एंड कंट्रोल लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया एंड अफगानिस्तान। बस यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आप समझो, यहाँ पे अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको दिमाग में एक तरफ रखो कि क्या हुआ।
सुंगास कनौज हमने पढ़ लिया। सुंगास और कनौज पढ़ने के बाद हम जब पढ़ने आए तो हमने पहली चीज पढ़ी कि हमने पढ़ लिया इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स के बाद आएंगे सीथियंस, सीथियंस के बाद आएंगे पर्थियंस और पर्थियंस के बाद आएंगे कुषाण। यही है, यही हमें पढ़ना है। अब देखो इंडो ग्रीक्स को हटाया, इंडो ग्रीक्स को हटा दिया उनके एम्पायर को, और आ गए सीथियंस। सीथियंस आते हैं तो ये इंडो ग्रीक्स से थोड़ा आगे बढ़े, इंडो ग्रीक्स इधर तक ही थे, है ना। अब इंडो सीथियंस इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडो ग्रीक्स मतलब इंडियन, कुछ तो इंडियन इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर, ठीक है। तो इधर देखो तक्षशिला, संगला, ये सब तो पहले उनके पास था। ये मथुरा देखो, पाटलिपुत्रा तक एक टाइम पे आ गए थे ना, उज्जैन। और इधर देखो बरीगजा, आप बोल रहे थे ना बैक्टीरिया टू बरीगजा नेवल रूट क्या था, है ना। तो बैक्टीरिया आपका इधर पड़ता है, तो इधर से इधर जाके यहाँ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इधर पड़ता है, तो इधर जो नेवल रूट था इन्होंने ऐसे डिस्कवर किया था यहाँ से, ठीक है। आ जाओ सीथियंस के बारे में देखो, यहाँ भी एक मैप देखो, है ना। अब यहाँ देखो सतवाहन इधर दिख रहा है, सतवाहन एम्पायर मैंने जो बोला। इधर देखो, इधर संगमेश दिख रहा है, कनौज दिख रहा है यहाँ पे। तो देख रहे हो आपका इधर क्या होता है, जब सुंग जाते हैं तो सुंग जाने के बाद उधर ग्रीक्स से सुंगा के समय, ग्रीक्स के जाने के बाद इधर सीथियंस आते हैं, और इधर सुंगा के बाद कनौज आते हैं। कनौज का एम्पायर और थोड़ा छोटा हो गया। इधर देखो सतवाहन जो है अपना प्रतिष्ठान, उनका कैपिटल सतवाहन का, ये आराम से अपना बैठे हुए हैं। इधर साउथ वाले अपना बैठे हुए हैं। तो लड़ाई जो होगी, जो भी होगा इधर के साइड होगा, एक्शन यहीं पे है, बाकी कुछ नहीं। अब ये सतवाहन वाले इधर भिड़ते रहेंगे, इधर से कभी इधर से। क्लियर है? देख रहे हो, ये मैप से आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। और इधर देखो एक चीज इंपॉर्टेंट, ये जो यूजी किंगडम लिखा हुआ है ना, यूजी किंगडम, यही कुषाण है। तो ये सीथियंस के बाद यही आने वाले हैं, ठीक। ठीक, अब इधर देखो सीथियंस, ये 5 ब्रांचेस थे इनके। 5 ब्रांचेस का मतलब एक जो थे वो अफगानिस्तान साइड सेटल हो गए, एक जो थे पंजाब तक आए जिनका कैपिटल तक्षशिला उन्होंने बनाया, एक जो थे मथुरा तक चले आए, एक वेस्टर्न इंडिया में थे और एक अपर डेक्कन में थे। अब देखो इसका मतलब यहाँ से समझो, जो सीथियंस आए हैं ना, दे आर इन 5 ब्रांचेस। इधर तक्षशिला पंजाब वाले अलग हैं, मथुरा में कुछ लोग सेटल हो गए, जो लोग इधर पड़े, कुछ लोग वेस्ट में सेटल हो गए हैं, कुछ लोग इधर वेस्टर्न क्षत्रप, ये जो सकाज का पार्ट था ना, ये बहुत दिन रूल किया है। ये वाला जो पार्ट है ना वेस्टर्न छत्राज, है ना, जिनको क्षत्रप से बोलते हैं, क्षत्रप्स आर द रूलर्स, है ना। आप आगे हम पढ़ेंगे क्षत्रप्स, है ना। तो क्षत्रप जो थे उनको क्षेत्र, याद रखना, क्षेत्र हम समझते हैं ना, क्षेत्र मतलब एक एरिया होता है, तो एक एरिया पे जो रूल करते हैं उनको क्षत्रप बोलते थे। और यही अगर बड़ा सा एरिया हो गया तो उन्हें हम महाक्षत्रप कहेंगे। तो क्षत्रप महाक्षत्रप क्लियर है। और ये जो सिस्टम था वो लाते हैं सकाज, और ये जो एरिया है सकाज में ये किंगडम जो होगा ना, देखना ये कुषाण रिप्लेस कर देगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट होगा इसमें जो रूल कर रहे हैं ये कंटिन्यू करेंगे, है ना। टिल 300 के आसपास तक ये कंटिन्यू रूल करेंगे, ठीक। तो सकाज आपके 5 ब्रांच में आते हैं, है ना। 5 ब्रांच में आते हैं। पहला ब्रांच अफगानिस्तान, दूसरा ब्रांच जो होता है ये रूल करते हैं। तो ऐसा है कि सकाज में क्या हुआ ना, कि ऐसा नहीं कि एक रूलर था जिसको जहां जगह मिली ये लोग आए, तो जहां जगह मिली वहां अपना एस्टैब्लिश कर दिया। कुछ दिन बाद ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये बस इंपॉर्टेंट थे, ये बच गए, ठीक है। तो सकाज की पूरी कहानी है। अब इनके कॉइन्स देखो, ब्रॉन्ज कॉइन है, इनके एक रूलर थे एजेस 1, उनके कॉइन्स हैं, ठीक है। अब देखो सकाज में तो नोमैडिक ट्राइब्स, है ना। सकाज भी नोमैडिक ट्राइब थे, और सकाज को समझो इंडो ग्रीक सब रूल कर रहे थे, तो सकाज यहाँ थे। सकाज के पास इधर से पर्थियंस आए, है ना, और पर्थियंस ने इनसे शेल्टर लिया, ठीक। सकाज फिर इधर मूव कर गए, पर्थियंस इधर रुक गए। जब बाद में पर्थियंस को मौका मिला तो ये भी इंडिया आए, और पर्थियंस जब इंडिया आए तो पीछे से यहाँ कुषाण खड़े थे, कुषाण इधर से ऐसे आते हैं और सकाज को हटा के कुषाण रूल एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक। हरिवंश एक हिस्टोरियन है, इन्होंने किताब हरिवंश इज अ बुक, जिसमें लिखा हुआ है कि सकाज यूज्ड टू सेव हाफ ऑफ देयर हेड। तो वो आधा, जैसे देखो अगर ये मुंडी मान लो किसी का, तो पता चलेगा बाल बस इतने दूर है, इतना दूर मुंडी क्या है, बाल बिना है, बिना बाल के। क्लियर, इमेजिन कर सकते हो। वो कौन सी मूवी थी एक अभी जो वो गाना है अक्षय कुमार का, कौन सा गाना था अभी, एक पता नहीं, जिसमें वो बाला वाला, बाला वाला, हाँ, तो उसमें जो अक्षय कुमार का देख रहे हो मुंडी, वैसा ही मुंडी होता था सकाज का। क्लियर है, रिलेट किया? हाँ ठीक है, ठीक। इंटर थ्रू बोलन पास, किसके थ्रू आए थे इंडिया? तो बोलन पास जो है आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, बोलन पास, ये सारा कुछ, जोजिला पास, ये सारा पास पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है कि पढ़ा है? अभी अभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ जाना है? इंस्टाग्राम पे, और जाके रील्स देख लिया करो ना, रील्स से भैया ने पढ़ाया है ना, सारे पासेस वहां देख लोगे, आपको पता चल जाएगा बोलन पास किधर है, ठीक है। इंस्टा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज लिंक भेजता हूँ, ठीक है। ठीक, यूट्यूब पे भी, शायद यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी तो होगा, देख लेना एक बार, चेक कर लेना, ठीक है। मोगा मोआ या मोज बोलो, ठीक है। तो मोगा मोआ ये आपका फर्स्ट सका किंग था इंडिया में, और इसके जो कॉइन्स थे उसके ऊपर अभिषेक लक्ष्मी, है ना, एक लक्ष्मी का, जैसे मान लो लक्ष्मी के भी अलग अलग रूप होते हैं ना, तो अभिषेक लक्ष्मी इसके इमेज के ऊपर इसके जो कॉइन्स होते थे ना, द कॉइन्स इशूड, उसके ऊपर लक्ष्मी के फोटो थे। ये क्या बताता है? अब देखो लक्ष्मी का फोटो होना एक सका रूलर के कॉइन पे क्या बताता है कि इंटीग्रेशन इनटू इंडियन सोसाइटी, कि वो या तो इंडियन सोसाइटी में इंटीग्रेट कर गए थे या कॉइन्स के थ्रू लोगों के साथ इंटीग्रेट करना चाहते थे, है ना। दो सकता है ना, क्लियर। तो सकाज के बारे में इंपॉर्टेंट जो एक रूलर था जो हमें पढ़ना है, दैट इज रुद्रदामन 1। अब रुद्रदामन 1 से पहले समझो, है ना, कि हमने जो पढ़ा ना ये वाला एरिया देखो, फिर से बताता हूँ। सकाज में बाकी भूल जाओ इधर जो हो रहा है, क्योंकि ये सारे लोग थोड़े दिन बाद हट जाएंगे। इंपॉर्टेंट कौन है? वेस्टर्न क्षत्रप, है ना, ये उज्जैन, बरीगजा, है ना, भंडरा और पुणे वाला जो एरिया जो लोग कंट्रोल करते हैं, वेस्टर्न क्षत्रप। यहाँ भी आपका दो तरह का लीनियज है, एक को कहते हैं क्या, सहरतराज, और एक है करदामकाज। अब क्या आपको ये सब याद रखना है? बस आपको समझना है कि दो लीनियज था, ठीक है। तो जो दो लीनियज था उसमें आपका जो सहरतराज था, उसमें जो क्षत्रप सिस्टम मैंने बोला कि क्षत्रप जो छोटे एरिया में रूल करते हैं और जो डोमिनेंट हो जाते हैं, जो दो तीन क्षत्रप को अपने अंदर मिला लेते हैं हरा के, वो महाक्षत्रप हो जाते हैं, समझ में आया? और ये लोग अलग रूल कर रहे हैं। इनमें एक इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? नहापना क्षत्रप, ठीक है, इसका टाइम फ्रेम देख लो। और इसने सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स यूज किए जिसमें इंडियन गॉड्स दिखाए गए थे। और एक किताब है पेरिप्लस ऑफ द सी, एक किताब है उसमें इसका जिक्र है। बस हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है, देखो मैं फिर से समराइज करता हूँ, सकाज के बारे में हमें क्या पढ़ना है। ये 5 ब्रांच में आते हैं, पांचों में से जो चौथा ब्रांच है जो वेस्टर्न क्षत्रप है ना, वेस्टर्न क्षत्रप है, वेस्टर्न आपका क्षत्रप जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको समझना है कि दो लीनियज था, एक था करदामकाज का और एक था सहरतराज का। सहरतरा में जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो है नहापना क्षत्रप, ठीक है, बस। और जो करदमकाज है उसका इंपॉर्टेंट एक है रूलर रुद्रदामन 1। और पता है इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि याद करो सुदर्शन लेक किसने बनवाया था? हु मेड सुदर्शन लेक? सुदर्शन लेक किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, याद है? पुष्यगुप्त, है ना। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का जो गवर्नर था पुष्यगुप्त, याद है? पुष्यगुप्त हमने पढ़ा है ना, पुष्यगुप्त ने सुदर्शन लेक बनवाया था। तो उस लेक को, है ना, वो जो लेक था उसको, वो डिस्ट्रॉय हो गया था, उसको वापस से इसने रिपेयर कराया। और ये लिखा कहाँ है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ना, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि इसने ऐसा किया था। ये सिंध, कच्छ और गुजरात में रूल करता था। कौन? रुद्रदामन 1। इसने पहली बार इंस्क्रिप्शन, चेस्ट संस्कृत का मतलब क्या? मतलब प्योर संस्कृत, है ना, प्योर संस्कृत में पहली बार इसने क्या किया? आपका इंस्क्रिप्शन लिखवाया। याद करना, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है, काम कर लेना कि पहली बार किसने
रुद्रदामन वन। और ये क्या था? सीथियन सकार रूलर था। तो पहली बार चेस संस्कृत में किसने इंस्क्रिप्शन लिखवाया? तो वो था सकार रूलर रुद्रदामन वन। और इसने जो सुदर्शन लेख रिपेयर कराया इसके लिए प्रजा पे कोई टैक्स नहीं लगाया था। ठीक, क्लियर है? बोलो सकाश क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो एकदम छोटी सी चीज थी, कॉम्प्लिकेट क्यों होती है? क्योंकि लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे से अलग अलग नहीं कर पाते हैं। हमने वो पहले ही कर लिया और कर लिया तो हमारे लिए पढ़ना आसान है। अब देखो एक मैप से ही दिखाऊंगा मैं तुमको। ये मैप में देखो यहाँ उज्जैन कहीं दिख रहा है। तो उज्जैन का एक राजा था, है ना? उज्जैन में एक राजा होगा। उस राजा ने क्या किया? छोटा सा कोई तो राजा होगा, ही डिफीटेड कौन? 57-58 बीसी में ही डिफीटेड द सकाज, और सकाज को हरा दिया और उसने अपने आप को विक्रमादित्य कहा। अब विक्रमादित्य क्या होता है? एक टाइटल था जो भारत में 14 यहाँ से स्टार्ट हुआ विक्रमादित्य टाइटल लेने का। तो जो भी इंपॉर्टेंट रूलर्स होंगे, है ना, जो बहुत पावरफुल हो जाएंगे, दे विल अज्यूम अ टाइटल ऑफ विक्रमादित्य कि हम विक्रमादित्य हैं। द मोस्ट फेमस विक्रमादित्य विल बी चंद्रगुप्त टू, है ना, चंद्रगुप्त टू ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। वो आगे आएंगे अभी चंद्रगुप्त टू। तो दे विल ही विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट विक्रमादित्य। बट यहाँ से स्टार्ट होता है विक्रम संवत। यहाँ से स्टार्ट होता है विक्रम संवत, और ये विक्रम संवत एक टाइम फ्रेम होता है। तो अगर मान लो जैसे अभी 2023 चल रहा है ना, तो विक्रम संवत में ये साल कितना होगा? तो 57 ईयर्स पहले से चल रहा है। ग्रीक कैलेंडर में ये 57 बीसी था, विक्रम संवत में ये साल 0 था। ठीक है, दिस वाज ईयर 0। तो आज 2023 चल रहा है, विक्रम संवत में देखोगे तो 2023 प्लस 57 ऐड कर लेना, इतना साल हो रहा होगा। ठीक है, 2100 कुछ हो रहा होगा साल, या 2000 कितना 507 2080 हो रहा होगा। चेक करना एक बार, आ जाके गूगल करना कि विक्रम संवत में ये कौन सा साल चल रहा है, एंड देयर अनदर सब संवत उसमें कौन सा साल चल रहा है। ठीक, चेक करके बताना। चलो छक सत्रह क्लियर है। अब देखो पर्टियंस कौन थे? पर्टियंस मैंने बोला ना कि सकाज जब इंडो ग्रीक रूल कर रहे थे इधर इंडिया में, तो सकाज यहाँ थे। तो इनके पास एक नोमैडिक ट्राइब आई थी जो इनका क्या ली थी, इनके यहाँ शरण ली थी, दैट वाज पर्टियंस। तो दे वर फेमिलियर विद इंडिया। ये ज्यादा दिन रूल नहीं किए हैं, है ना, दे डिडंट रूल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इनके बारे में एक ही चीज हमें पढ़ना है कि इनका एक फेमस रूलर था जिसका नाम था गोंडोफेरनेस। गोंडोफेरनेस वाज अ फेमस रूलर इनका। और इसी समय सेंट थॉमस क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने के लिए इंडिया में पहली बार कौन आया था? सेंट थॉमस केम टू इंडिया टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। कब? पर्टियंस के समय आए थे। क्लियर हुआ? तो क्रिश्चियनिटी केम इन इंडिया बिफोर मुस्लिम्स। एक आपका स्टेटमेंट याद रखना कि क्रिश्चियनिटी केम टू इंडिया बिफोर मुस्लिम्स। ठीक, रुद्रदामन, हाँ रुद्रदामन और नहापना दे आर कंटेम्परेरी ऑफ ईच अदर। एक तरह से नहीं कंटेम्परेरी, हाँ कह सकते हो कंटेम्परेरी थे। नहापना का अगर तुम टाइम फ्रेम लिखना चाहो देखो 119 से 125 है। कहीं रुद्रदामन का देखो कहीं लिखा हुआ टाइम फ्रेम नहीं लिखा हुआ, बट इसका टाइम फ्रेम 130 से 150 तक है। ठीक, क्लियर? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? क्लियर? अब देखो कुषाण। कुषाण कौन आता है? अब कुषाण विल बी द लास्ट आपका। देखो कुषाण आपके आखिरी क्या है? फॉरेन इन्वेजन, फॉरेन आपके डायनेस्टीज में कुषाण लास्ट है। इसलिए मैं एक बार समराइज करता हूं, फिर हम कुषाण पढ़ेंगे। 10 मिनट और हमें पढ़ना है, एंड देन विल हैव अ कंक्लूजन। ठीक है, एक कंक्लूजन हमें 10 मिनट में मिल जाएगा पोस्ट मॉडर्न का। बस देखो इतना ही तो पढ़ना है, दैट्स इट। कुषाण हमें बस थोड़ा पढ़ना है, देन विल एंड दिस क्लास। पोस्ट मॉडर्न विल बी डन। देखो समझो चीजों को, टेक अ डीप ब्रेथ और एक बार वापस जाओ अशोक के पास। अशोक के पास गए, अशोक मरा, इंडिया ये था, है ना, अशोक के कंट्रोल में था। इधर साउथ में अशोक का रूल नहीं था, लेकिन बाकी जगह इंडिया में हर जगह अशोक था, है ना। साउथ के साथ इसके रिलेशन अच्छे थे। अशोक के मरने का एम्पायर डिवाइड हुआ, कुछ भी हुआ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ अलग कहानी चलने लगी। सतवाहन यहाँ बैठ चुके थे, है ना। मैप से समझो सारा कुछ क्लियर होगा। इधर के साइड में जो सुंगाज थे ना, पुष्यमित्र सुंग, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। इधर छोटे छोटे अपने रूलर्स थे। इधर क्या होता है? पहले आते हैं ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स, है ना, वो चाहते हैं इधर की तरफ घुसे। यहाँ सुंगाज होते हैं जो कि इनको घुसने नहीं देते। दूसरा क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब इधर ग्रीक्स की जगह आते हैं कौन? सकाज जाते हैं। ये क्या करते हैं? दे आर एबल टू पेनिट्रेट डीपर, और इस तरह से इधर कनौज डायनेस्टी हो जाता है, और इधर क्या होता है? सकाज आ जाते हैं। सकाज में इधर जो वेस्टर्न क्षत्रप्स हैं, वेस्टर्न क्षत्रप दे आर इंपॉर्टेंट। दे रूल्ड टिल 400 एडी, 400 साल। मतलब समझो एक टाइम फ्रेम में ये 0 था, ये बीसी था, हम 0 क्रॉस करके हम एडी में आ चुके हैं। पोस्ट मॉडर्न में हम एडी में आ चुके हैं। ठीक, 200 के आसपास में अशोक खत्म हुआ, मतलब मौर्य एम्पायर खत्म हुआ 200 बीसी में, और हम यहाँ 300 एडी तक की बात कर रहे हैं। ठीक, इस समय साउथ में संगम एज चल रहा था जब अशोक डेथ हुआ। वो हमें नहीं पढ़ना। सतवाहन हम कल अलग से पढ़ेंगे, है ना। सतवाहन इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको अलग से पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ क्या हुआ? इधर जो आपके कौन थे? ग्रीक्स के बाद सकाज आए, वो इधर तक कंट्रोल कर पाए। इधर पूरा एम्पायर खराब हो गया। फिर क्या होता है? सकाज के बाद आते हैं पर्टियंस, और पर्टियंस के बाद आएंगे कुषाण। ये हो गया इनके आने का क्राइटेरिया। सुंग डायनेस्टी में हमने पढ़ा कि इंपॉर्टेंट रूलर कौन था? पुष्यमित्र सुंग, उसने ऐसा किया। पुष्यमित्र सुंग के बाद आता है कनौज डायनेस्टी, उसमें कुछ नहीं होता है वैसा। इंडो ग्रीक्स आते हैं, इंडो ग्रीक्स आते हैं तो उनका जो इन्फ्लुएंस था हमने वो पढ़ा। उसमें जो एक दो इंपॉर्टेंट रूलर थे, जिसमें मिनेंडर था, जिसको हराता कौन है? सुंग डायनेस्टी का रूलर हरा देता है। फिर उसके बाद इंडो ग्रीक्स आते हैं सकाज, और सकाज हमने पढ़ लिया। अब बताओ यहाँ तक में कोई समस्या किसी को समझने में या कुछ और? बस जाके क्लास खत्म होगी एंड गिव 15 मिनट्स, है ना, गिव 15 मिनट्स, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से। अब देखो पर्टियंस के बाद आते हैं यूचूज, जिनको देखो आपका कुषाण को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूजी बोलते हैं, है ना, यूचीजीज बोलते हैं, जो भी नाम बोल लो, कुषाण उनको बोलते हैं। ठीक है, ये भी 5 ब्रांचेस में आते हैं। दे आल्सो केम इन 5 ब्रांचेस, बट ये इंडिया आते हैं तो यूनाइट होकर आते हैं। ठीक है, ये कब आ रहे हैं? फर्स्ट सेंचुरी बीसीई, मतलब आपका 72 के आसपास में आ रहे हैं। अब जो यूचूजीज या इन्हीं को तोर्चियंस कहते हैं, ये ट्राइब था, और कुषाण वेयर दिस पार्टिकुलर ट्राइब जो नोमैडिक थे। पहले ये कहाँ आते हैं? ये बैक्टीरिया आते हैं, फिर यहाँ से काबुल वैली आते हैं, फिर गंधार आते हैं, फिर मथुरा आते हैं, और इस तरह से वाराणसी तक आ जाते हैं। ठीक है, तो कुषाण सकाज जहाँ तक आए थे उससे और आगे तक आ जाते हैं। क्लियर? अब देखो कुषाण के बारे में पता कहाँ से चलता है? तो एक रबातक इंस्क्रिप्शन है। कौन सा इंस्क्रिप्शन? रबातक इंस्क्रिप्शन है अफगानिस्तान में, वहां कनिष्क के बारे में लिखा हुआ है। ठीक, क्लियर? अब देखो इसके बारे में जो हमें पढ़ना है, उसमें हमें कुषाण में एक ही इंपॉर्टेंट रूलर है, वो है कनिष्क। ठीक, कनिष्क के बारे में पढ़ना है। आप देखो इसमें सबसे पहले कुजला कपीसिस एक रूलर था जो 15 से 64 एडी रूल किया। इसके बाद आया वीमा कपीसिस जो 95 से 127 एडी तक था। इसने गोल्ड कॉइंस बहुत लार्ज नंबर में इशू करे थे। लेकिन इनके बाद आता है कनिष्क, 127 से 150 एडी तक के आसपास में ही रूल। ठीक, और इसी के समय होता है क्या? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, याद है ना? उससे पहले देखो इसका क्या था? गोल्ड कॉइंस जो थी कुषाण की, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। द बेस्ट गोल्ड कॉइंस इशूड बाय एनी डायनेस्टी, तो वो कौन है? कुषाण। पहली गोल्ड कॉइन किसने इशू करी थी? फर्स्ट डायनेस्टी टू इशू गोल्ड कॉइन वाज फर्स्ट डायनेस्टी टू इशू गोल्ड कॉइन वाज इंडो ग्रीक्स। किस डायनेस्टी की गोल्ड कॉइन सबसे बेस्ट होती थी क्वालिटी में? तो दैट वाज ऑफ कुषाण। अब देखो कुषाण के समय ये सिल्क रूट था। सिल्क रूट वाज अ रूट दैट वाज चाइना से ओरिजिनेट होकर ऐसे जाता था ट्रेडिंग के लिए। इस सिल्क रूट पे कनिष्क का कब्जा था कुछ दिनों तक। तो याद रखना कि सिल्क रूट एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हिच इंडियन रूलर कंट्रोल्ड सिल्क रूट, दैट वाज कनिष्क, दैट वाज कनिष्क।
कनिष्क कंट्रोल द सी रूट एंड जनरेटेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, बहुत पैसा लिया, कमाया। लेकिन कनिष्क को हराया कौन था? कनिष्क इस समय सोच रहा था कि चाइना पे अटैक करते हैं, चाइना को जीत लेते हैं ना, इतना एम्बिशियस हो गया था और इतना पावरफुल था। लेकिन इसको एक चाइनीज रूलर ने हरा दिया, लेकिन सिल्क रूट पे कंट्रोल था इसका, इसलिए इसने पैसे बहुत कमाए। हिज एरा इज नोन एज सका एरा। और इसका जो एरा स्टार्ट होता है ना 78 एडी के आसपास, है ना, हिज एरा स्टार्टेड अराउंड 78 एडी। तो उस समय से, है ना, हिज एरा इज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ नेशनल कैलेंडर। तो इंडिया का जो कैलेंडर होता है दैट डज नॉट फॉलो रोमन कैलेंडर। 2023 साल जो है ना, साल 2023 वो तो है ग्रीक कैलेंडर, रोमन कैलेंडर जो है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट फॉलो। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आता है उसमें ये लिखा होता है, लेकिन इससे पहले लिखा होता है सक एरा वाला एज, ठीक है, वो जाके देख लेना एक बार। जो इसके कैपिटल्स थे, दो जगह थे, एक पेशावर और एक मथुरा। रूल फ्रॉम टू कैपिटल्स, पेशावर और मथुरा। बुद्धिस्ट काउंसिल इसी के समय हुआ। कश्मीर को ही कुंडलवन कहते हैं, कश्मीर इज नोन एज कुंडलवन। इसने चाइना में क्या भेजा? ही सेंट मिशनरीज टू चाइना। मिशनरीज क्या होती है? कोई भी मिशन पे जाता है ना बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए, चाहे किसी और मिशन पे कोई जाता है तो उसको मिशनरीज बोलते हैं, क्योंकि मिशन पे जाते हैं, ठीक है। सेंट्रल एशिया टू स्प्रेड बुद्धिज्म। सेंट्रल एशिया में बुद्धिज्म स्प्रेड करने का क्रेडिट जाता है कनिष्क को। बामियान जो तालिबान है ना आज का अफगानिस्तान, वहां एक जगह है बामियान, वहां बुद्धा की बहुत बड़ी स्टैच्यू थी, है ना, एक मतलब बहुत विशाल सी स्टैच्यू थी, 50 फीट 60 फीट ऊंचा, ऐसा समझ लो, इससे भी ऊंचा, शायद 100 फीट ऊंचा के आसपास था। उसको तालिबान 2003 के आसपास में, 2000 जब पहली बार तालिबान पावर में आया था तब उस पे बम लगा के उड़ा दिया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर था बामियान। अफगानिस्तान वाज एन इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर, बट तालिबान आया एंड दैट वाज डिस्ट्रॉयड, ठीक। इनके समय गॉड्स को इक्वल स्टेटस दिया गया था, इंडियन गॉड्स को, ठीक है। दे कंप्लीटली इंटीग्रेटेड इनटू इंडियन सोसाइटी, ठीक है। अब देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं, देखना। अभी तक जो पढ़ा क्लियर है ना, अभी तक जो भी पढ़ा क्लियर है ना, ठीक है। सिल्क रूट आपका इधर चाइना से ओरिजिनेट होता है एंड इट गोस टिल सेंट्रल एशिया तक जाता है, ठीक है, क्रॉसिंग इंडिया सब कुछ। अब देखो यहाँ पे क्लियर तो है, बहुत सारे नाम है। अब देखो कफीसिस नहीं आया, मतलब देखो जो कुषाण आए थे ना, तो उनके जो पहले रूलर्स थे ना, उनका नाम था पुजशीस, है ना, कड़फीसिस, डी साइलेंट है, कफीसिस, बीमा कफीसिस, दे वर द रूलर्स। ये राजा का नाम था। क्यों नाम था? ये लोग आते हैं सेंट्रल एशिया से ना, देखो कहाँ से माइग्रेट करके आए हैं, तो इनके जो नाम होंगे ना उसी तरह से होंगे। लेकिन जब ये इंडियन सोसाइटी में इंटीग्रेट करते हैं तो कुषाण का लास्ट रूलर जो है उसका नाम वसुदेव हो जाता है, देख रहे हो। तो कहाँ कफीसिस नाम से स्टार्ट होते हैं और एंड कहाँ होते हैं? वसुदेव में। मतलब समझ लो, कनिष्क का नाम भी देखो कुछ इंडियन दिख रहा है ना, एज कम्पेयर टू वीमा और पूजला कफीसिस, कनिष्क नाम वाज इंडियन, और ऐसे करके लास्ट रूलर वसुदेव आते हैं, ये पूरी तरह से इंडियन हो जाते हैं, ठीक। कनिष्क इंपॉर्टेंट रूलर है। कनिष्क के कोर्ट में अशोक घोष, एक बुद्धिस्ट स्कॉलर, जो आपका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चरक, फादर ऑफ आयुर्वेदा, इन्होंने चरक संहिता जो लिखी है। वसुमित्रा, जो अशोक घोष के साथ क्या होते हैं आपके? नागार्जुन, ठीक है। मथुरा मिनिस्टर्स, ये लाइन छोड़ देना, ठीक है। इसी समय एजिसिलस एक ग्रीक इंजीनियर था जो पेशावर में क्या करता है, ही कंस्ट्रक्टेड पैलेसेस फॉर कनिष्क इन पेशावर। कौन? एजिसिलस, एक ग्रीक इंजीनियर था, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है मथुरा एंड गंधार आर्ट डेवलप। ग्रीक के इन्फ्लुएंस से मैंने बोला था गंधार आर्ट डेवलप हुआ था, उसी के समय कनिष्क के समय मथुरा आर्ट भी डेवलप हुआ। ये बहुत ज्यादा आर्ट को पेट्रोनेज देता था। कौन? कनिष्क। कनिष्क का डिसकंटिन्यूड बाइलिंगुअल कॉइन्स, वही ब्राह्मी और खारोस्ती जो था ना, तो पता है इसने क्या किया? गेस करो कौन सा कॉइन इसने बंद किया होगा। एक यहाँ पे गेस करो कि कौन सा कॉइन कनिष्क ने बंद किया होगा, बताओ। खारोस्ती? वाह, किसने, कौन बोला गोल्ड कॉइन? वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। इंडियन सोसाइटी में इंटीग्रेट हो रहे हैं तो खारोस्ती जो होगा उसको बंद कर दिया, बस ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाले कॉइन्स रहने दिया। तो इंडो ग्रीक्स, देखो इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ इंडो ग्रीक्स से, सकाज आए, फिर कुषाण आया, कुषाण कंप्लीटली इंटीग्रेट हो गया इंडियन सोसाइटी में, ठीक, क्लियर। सोशल एंड पॉलिटिकल इंपैक्ट देखो, स्ट्रक्चर एंड पॉटरी, जो पॉटरी होता था और जो स्ट्रक्चर होता था, ईंट के घर बनने लगे। बर्न्ट ब्रिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो चीज था फाइनली अब देखने मिलता है, जहां बर्न्ट ब्रिक ये लोग फ्लोरिंग के लिए यूज करते हैं। पॉटरी में तुम्हारा रेड कलर की पॉटरी यूज होती थी, प्लेन होती थी एंड पॉलिश होती थी। हॉर्स राइडिंग, ये याद रखना, कुशान्स वेयर बेटर एट हॉर्स राइडिंग, बेटर कैवलरी थी, ये यूज करते हैं। सैडल और स्टिरप्स, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर, जब मैं आपको प्रीवियस कराऊंगा तो ये क्वेश्चन आप करना, व्हाट द यूज ऑफ सैडल्स एंड स्टिरप्स। सैडल और स्टिरप्स क्या होता है? घोड़े के ऊपर के लिए देखना यहाँ पे एक पैर जैसा लगाया जाता है ना फंसा के, और वो जो रस्सी होती है तो उसका जो इस्तेमाल होता है, तो प्रॉपर यूज ऑफ सैडल एंड स्टिरप्स वो कौन लेके आया था? दैट वाज ब्रॉट बाय कुशान्स। ड्रेसिंग पैटर्न, कपड़े पहनने का जो तरीका था, टर्बन, ट्यूनिक, ट्राउजर, लंबे कोट, लॉन्ग कोट, याद रख, लंबे लंबे जो कोट होते हैं ना, मान लो ये इंसान है ना, दिस इज इंसान, तो यहाँ से इसके कोट ऐसे यहाँ तक जो कोट आते थे, दिस वाज द लॉन्ग कोट, और ये कोट का पैटर्न कहाँ से मिला था? कुशान्स लेके आए थे। और अल्टाई माउंटेन जो सेंट्रल एशिया में था, जो इनके पास कंट्रोल था, वहां से बहुत अमाउंट ऑफ गोल्ड, दे एक्सट्रैक्टेड लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड फ्रॉम अल्टाई माउंटेन ऑफ सेंट्रल एशिया, ठीक। और इन्होंने देखो एक चीज इंपॉर्टेंट किया, इन्होंने टाइटल्स दिया, किंग ऑफ किंग्स, राजाधिराज और सन ऑफ गॉड। यहाँ पे एक डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंग पूरी पढ़े हो, ये लास्ट चीज है, बिल्कुल ओवर नहीं होगा। देखो डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंग, अभी तक समझो, एक चीज समझना, चंद्रगुप्त मौर्य सब जो रूल कर रहे थे राजा की तरह कर रहे थे ना, राजा मतलब हम पावरफुल है राजा। यहाँ पे कंसेप्ट आता है डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंग, मतलब अब यहाँ पे राजा जो होते हैं अपने आप को भगवान के बेटे बनाने लगते हैं कि वी आर द सन ऑफ गॉड्स, है ना। और ये क्यों करते हैं? ताकि लोग इनको स्वीकार करें, ठीक है, सो दैट पीपल एक्सेप्ट देम। तो याद रखना कि गॉड के साथ जो टाइटल जैसे सन ऑफ गॉड हो गया ना, तो वैसे टाइटल्स किसने इस्तेमाल किए? कुशान्स ने इस्तेमाल किए टू गेन एक्सेप्टेंस फ्रॉम पीपल। इससे लोगों से एक्सेप्टेंस के लिए इन्होंने क्या किया? यूज द टाइटल सन ऑफ गॉड ऐसे वाले। क्लियर है? बोलो कुशान क्लियर है? अब आपको करना क्या है? आपको रिवाइज करना है, रिवीजन विल मेक दिस ऑल थिंग्स क्लियर, है ना। रिवीजन है जो आपके इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करेगा एकदम आराम से, और मुझे लगता है एक बार रिवाइज करके आना, है ना, एक बार रिवाइज करके आना, देखना तुमको सारा कुछ क्लियर होगा, क्योंकि हमने पॉइंट्स में तोड़ लिया है। बस अब देखो पता है भूल क्या रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है? फैक्ट है, जो फैक्ट तुम नहीं याद कर पा रहे हो, और वो जब तुम एक बार पढ़ लोगे ना, तो वो सारे फैक्ट तुम रिलेट कर लोगे और तुम्हें सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक। तो ट्रस्ट मी, बस रिवाइज करो एंड यू विल हैव, है ना, ऑल द क्या बोलोगे फैक्ट्स जो तुम अभी नहीं इंटरप्रेट कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक। क्लियर एकदम। देखो कैटेगराइजेशन में पढ़ना है, हमेशा याद रखो कि तोड़ तोड़ के पढ़ोगे सब क्लियर हो जाएगा। और मैप देखो, जिनको भी डाउट है मेरे हैंड, ओके, आई विल टेक डाउट्स, बताएं। हाँ देखो एक चीज और तुम कर सकते हो, ये पीडीएफ मैं आपको प्लेन भेज दूंगा।